नमस्कार मित्रों, जीएस ह्यूमर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं, जीएस ह्यूमर की जो मोस्ट अवेटेड सीरीज थी जिसमें हम रैपिड रिवीजन के बारे में बात कर रहे थे, इस सीरीज को हम आज शुरू करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन में हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स और हमारे सिनॉप्सिस हैं, उनकी सहायता से हम अपने जीएस को कवर कर रहे होंगे। अगर इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के जो हमारे सिनॉप्सिस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इनके द्वारा हम अपने आज फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे। चैप्टर रहेगा हमारा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, जिसे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बोल सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स या फिर सिनॉप्सिस की आपको मैं सोर्सेज के बारे में बताऊं तो सोर्सेज हमारा एम लक्ष्मीकांत, यानी कि जो हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक है, इस बुक की पूरी जो शॉर्ट नोट्स या फिर सिनॉप्सिस हैं जो कि हैंडमेड हैं, उनके द्वारा और जो क्लास नोट्स का मिक्सअप है उन सब के द्वारा जो है हम ये पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। यानी कि पूरी लक्ष्मीकांत को कुछ ही क्लासेस के अंदर हम निपटा लेंगे, बिकॉज ये जो शॉर्ट नोट्स है उनके द्वारा बनी हुई हमारी क्लास होगी। बात करेंगे ये जो सीरीज होगी ये किस किस चीज के लिए यूजफुल होगी, तो इसके बारे में आपको बता दूं, जिस भी एग्जाम के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उस एग्जाम के लिए हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तो बिकॉज ये जो समरी है, ये जो पॉइंट्स हैं सारे, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये हमारे लक्ष्मीकांत से ही मिलने वाले हैं। तो क्योंकि इनका जो मेन सोर्स रहने वाला है लक्ष्मीकांत ही, हाँ थोड़ी और चीजें ऐड ऑन करेगी, बट हाँ लक्ष्मीकांत के मतलब लक्ष्मीकांत में जो कुछ है वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर हम शॉर्ट नोट्स के बारे में बताएं तो टॉपर्स के द्वारा डेफिनेटली बार बार बताया जाता है इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स या फिर सिनॉप्सिस होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत एक बहुत मोटी बुक, अपने आप बहुत बल्कि बुक हो जाती है, तो इसके जब रिवीजन की बात आती है तो रिवीजन, और स्पेशली जब एग्जाम बहुत नियर बाई हो, तो तब हम इसका रिवीजन बहुत आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन बट हम जब शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि बहुत ही रैपिड वे में, इवन मैं कहूंगा कि जो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने खुद से जो बनाए हैं, जो हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं, उनमें आप एक दिन के अंदर पूरी जो लक्ष्मीकांत है उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी हमारा चैप्टर होगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, उसी चैप्टर की जो पीडीएफ भी है वो पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। टेलीग्राम की जो ग्रुप की लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से इस सीरीज में हम अपना पॉलिटी है उसको कवर करेंगे, इसके बाद हम इकोनॉमी शुरू करेंगे, और इकोनॉमी को और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स को हम इन शॉर्ट नोट्स के द्वारा, आप अगर एक दो क्लास देख लेंगे तो आप अपने कॉन्फिडेंस में देख पाएंगे कि कितनी जल्दी आप जो है अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसा हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है, इसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा यहाँ पर हमारा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, यानी कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट सारे हमारे एक्ट हैं उन एक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन एक्ट में हम देखेंगे, स्टार्टिंग हुई हमारे 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट होता है वहां से हम शुरू करेंगे, और 1947 का हमारा जो एक्ट है, 1947 के एक्ट से हम जो है अपना आगे चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीजें आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। बस थोड़ा सा आप समय इसको दें, बहुत सारी चीजें देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देके आप इस सीरीज को देखें, डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने सब्जेक्ट पर, और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी, सीधे से मूव करेंगे हम अपने आज के जो टॉपिक होगा हमारा, इस टॉपिक होने वाला है इसी के बारे में। तो पहला जो हमारा, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो ऐसे ही नहीं बनता। एक स्टार्टिंग से, जब से हमारा देश गुलाम होता है अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स जो हमारा शासन होता है, उस टाइम से ही हम इवोल्यूशन देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट आए थे उस टाइम पर, कौन कौन से एक्ट के द्वारा कौन कौन सी चीजें ऐड करी गई थी, उनको टू द पॉइंट फॉर्म में ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, और ये हैंडमेड नोट्स में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है इसके बारे में। ठीक है, देखो, अगर हम जानते हैं 1773 का, और जो हमारा 1773 से लेकर 1858 तक का टाइम होता है, इसको हम कंपनी का शासन बोलते हैं, क्योंकि जब 1858 के बाद हम देखेंगे यहाँ तक जो है भारत में कंपनी एक शासन के तौर पर काम कर रही है, लेकिन हम 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो है हम देखते हैं 1858 में जो है औपचारिक रूप से जो ब्रिटिश क्राउन है उसके द्वारा भारत में शासन किया। तो 1773 से लेकर 1858 वाला जो टाइम पीरियड होगा उसको हम कंपनी शासन के नाम से जानेंगे। तो इसके बीच में जितने भी एक्ट आएंगे वो कंपनी शासन वाले एरा में आएंगे। ठीक है, तो पहला एक्ट है हमारा 1773 का एक्ट। अगर इसके द्वारा हम बात करें तो बेसिकली कंपनी के जो कार्य हैं उनको नियमित रेगुलेटेड करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उन कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जिसे शॉर्ट में हम सीओडी बोलते हैं। ठीक है, इस सीओडी का गठन करा गया, और इसको कंट्रोल करने के, ये बेसिकली जो कंपनी को कंट्रोल करने का गवर्नमेंट का पहला कदम माना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। डायरेक्टली ये जो कीवर्ड है, आपको डायरेक्टली कीवर्ड से डायरेक्ट आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ हम ये देख लेंगे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने का जो पहला हमें कदम दिखाई देने को मिलता है वो 1773 के एक्ट के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई, यानी कि कंपनी भारत में जो भी
अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां कर रही थी, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में मान्यता दी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, कंपनी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की उस टाइम पर नींव देखने को मिलती है 1773 में। इसी के अकॉर्डिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट एक फैक्ट आ जाएगा हमारे इसमें एक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ध्यान रखेंगे 1773 के एक्ट में सिर्फ गवर्नर बंगाल के अंदर ही बात करेंगे, भारत का गवर्नर जनरल हम 1843 वाले टाइम सॉरी जो 33 वाला टाइम है वहां देखेंगे। लेकिन अगर 1773 के एक्ट के बारे में हम बात करें तो जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स हमें देखने को मिलता है। डायरेक्टली कई बार इसी से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे तो स्टेटमेंट में मिल जाएगा, अगर सिंपल क्वेश्चन मिलेगा पीसीएस वगैरह में तो आपको ये इंडिविजुअली जो है 4 नामों में 4 ऑप्शंस में वॉरेन हेस्टिंग्स वहां पर मिल जाएगा। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है इसकी 4 सदस्यीय जो परिषद है उसको भी इसी के तहत बनाया गया। तो इस टाइम पीरियड पर हम देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको, जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल में, जो कि आपको चीज यहाँ पर मेंशन दिखाई दे रही है। 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही, इसी एक्ट के अनुसार हम देखेंगे 1774 वाला टाइम पीरियड होता है जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में कलकत्ता में देखने को मिलती है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की वर्ष की बात करेंगे तो 1774 में इसकी स्थापना होगी, लेकिन जब एक्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्ट के द्वारा स्थापना होती है तो 1773 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना में देखने को मिलेगी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और ये जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट होता है हमें कलकत्ता में देखने को 3+1 इसकी जो है मेंबर होते हैं, यानी कि एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 अन्य जो हमें न्यायाधीश देखने को मिल जाते हैं इसी में, ठीक है। और हम अगर कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं इनके अधीन ही हम देखेंगे मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं इनको भी इन्हीं के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल है इनको ज्यादा पावर दे दी जाती है और मद्रास और बंबई को इन्हीं के अंडर में दे दिया जाता है वहीं पर, ठीक है। और यहाँ पर 1773 के अकॉर्डिंग ही ये चीज लाई गई कि जैसे हम देखते हैं ना कि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में काम कर रही होती है, व्यापार कर रही होती है, तो उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो उससे कंपनी के कामों में घाटा या फिर और भी सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो 1773 के एक्ट क्या करा जाता है, इसी एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार का उपहार लेना या फिर रिश्वत लेना वो प्रतिबंधित कर दिया गया, वो बैन कर दिया गया, ठीक है। और जो वो निजी व्यापार जो करते थे, जिससे वो खुद का अपना लाभ कमाते थे, उस निजी व्यापार को भी उनके द्वारा जो है जो 1773 का जो एक्ट है उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट आ चुके हैं। आपका काम अब ये है, लक्ष्मीकांत उठाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि 1773 के एक्ट में इसके अलावा कुछ तो नहीं बचा, मेरी गारंटी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि सारे जो इंपोर्टेंट ले लिए गए हैं, सारे पॉइंट्स ले लिए गए हैं। उसके बाद 1773 के बाद एक छोटा सा हमें एक और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा 1781 में। 1781 में एक एक्ट आता है जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करा गया, जो कलकत्ता की सरकार थी, यानी जो बंगाल में जो कलकत्ता की गवर्नमेंट थी, तो हम इनके बारे में बात करें तो जो कलकत्ता की गवर्नमेंट थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी ये कानून बना सकती थी, ठीक है। क्योंकि अब तो हम यहाँ देखा था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनके अधीन मद्रास और बंबई भी ऐड कर दिए गए थे। तो यहाँ भी हम ये देख लेंगे कलकत्ता की सरकार के अंतर्गत ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनके लिए भी ये लॉ बना सकती थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला जो कानून होगा, पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट होगा, ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचता है, आप बार बार इसको रिवाइज करें, बार बार देखें, इससे सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। इसका जो पीडीएफ होगा आज की, यानी कि जो लेक्चर होगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरे वाले के हम बारे में बात करेंगे। दूसरा एक्ट आता है हमारा यहाँ पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं उनका रेगुलेशन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे तो वो कंपनी के जो पॉलिटिकल काम करे जा रहे थे, जो राजनीतिक कार्यविधियां करी जा रही थी, उनको रेगुलेट करने के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है। और जो कंपनी के जो कमर्शियल काम करे जाते हैं, जो वाणिज्यिक काम करे जाते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आता है उसको अपॉइंट करा गया और ये सारी रेगुलेशंस करने लगा वाणिज्यिक कार्यों के तहत में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे बीओसी और सीओडी यानी कि वाणिज्यिक और पॉलिटिकल दो तरह से काम होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1784 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की प्रणाली शुरुआत होती है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि द्वैध शासन की प्रणाली कौन से एक्ट के द्वारा शुरू होती है, तो ध्यान रखना है 84 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके द्वारा शुरू होता है। खत्म कब के टाइम पे होगा, ये सारी चीजें हम अभी लेटर ऑन हमारे जो एक्ट आने वाले होंगे वहां पर देखेंगे। दूसरा डेवलपमेंट इसमें ये हुआ कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा 1784 के एक्ट के अंतर्गत। यानी कि जितना भी कंपनी जिन जिन एरियाओं पर शासन कर रही थी उन एरियाओं को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा भारत में। अगला डेवलपमेंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूर्णतः कंट्रोल कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो गवर्नर जनरल होता था, जिसमें हमने मेंबर्स के द्वारा जो अपनी परिषद थी उसके द्वारा जब ये काम करते थे, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनके जो सदस्य होते हैं
उनके सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ये भी इसके एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को हमें मिलता है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे सबको हमने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया है। ये एक्ट हमारा खत्म होता है। अगला हम बात करेंगे 1813 का जो हमारा एक्ट आता है। 1813 के एक्ट के बारे में, जो चार्टर एक्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि 1813 के एक्ट के द्वारा हम बात करेंगे तो जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको समाप्त करा गया। मोनोपोली का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स से आके अभी जो भारत में व्यापार कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वहां से अधिकार मिला हुआ था ब्रिटेन से कि आप भारत में जाके अपनी जो ट्रेड और जो अपना कॉमर्स है उसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो एकाधिकार बना हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी आके भारत में, ब्रिटेन से आके भारत में व्यापार कर सकता था। इसके हमें बैकग्राउंड में बहुत सारे रीजन देखने को मिलते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति आती है तो वहां पर उनको कच्चे माल की ज्यादा जरूरत होती है, जो कि वो भारत से इंपोर्ट करते थे। दूसरा, जो बना हुआ उनका जो प्रोसेस माल होता है उसको उनको मार्केट में बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, जिसको अपना भारत में उनको एक बहुत बड़ा बाजार देखने को मिलता है। तो ये चीजें इसके बैकग्राउंड में काम कर रही होती है। लेकिन ध्यान रखना है, कंपनी की मोनोपोली तो जरूर खत्म करी गई थी, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार कर रहे थे, यानी कि भारत में जो चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ जितना भी ट्रेड हो रहा था, उस पर अभी भी हमें जो है मोनोपोली देखने को मिलती है कंपनी की पूरी तरह से। यानी कि जो चाय और चीन से जो मोनोपोली बची हुई थी, इसको 1833 के एक्ट में जाके खत्म करा गया। लेकिन ध्यान रखेंगे 1813 वाले एक्ट में सारे एकाधिकार खत्म कर दिए गए, अलावा चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा। ये जो है एकाधिकार अभी भी कंपनी का यहाँ पर बना हुआ था। दूसरा डेवलपमेंट इसके अंतर्गत ये था कि कंपनी के जो भागीदार थे, यानी कि कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर लोग थे, उनको भारत से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उस रेवेन्यू से 10% का उनको लाभांश दिया जाने लगा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि सो कॉल्ड ये लोग कहने के लिए कि भारत में ये शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से खर्चा करेंगे। 1813 का ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ कि 1813 के जो चार्टर एक्ट है, इसी के द्वारा ब्रिटेन की जो हमारे देखने को मिलेंगी, ब्रिटेन में जितनी भी हमारी ईसाई मिशनरियां थी, उन मिशनरियों को फ्री हैंड दे दिया गया कि अब आप भारत में जाइए, आराम से लोगों का धर्मांतरण करिए। और सो दैट ये सारी गतिविधियां इसलिए हो रही थी ताकि वो लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकें। अगर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा माइंडसेट लोगों का बनेगा और उनके लिए एक बड़ा मार्केट जो है तैयार हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों को जो एक्टिविटी करने के लिए जो आजादी दी गई थी, वो भी 1813 के एक्ट के अंतर्गत ही हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट थे, हमने 1813 के अंतर्गत सारी चीजें देख ली थी। देखिए, राइटिंग पर आप फोकस ना करें, जस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखें। सारी चीजें मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। दोबारा कंटेंट को बिल्डअप करने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए वो ठीक नहीं है। चलिए 1833 के एक्ट के बारे में बात करेंगे, चार्टर अधिनियम 1833 को। देखो, अभी 13 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो चाय और चीन के साथ व्यापार था वो कंटिन्यूअसली था। ठीक है। वो उस पर एकाधिकार खत्म नहीं हुआ था, बाकी चीजों से, बाकी ट्रेड से एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन के साथ बना हुआ था, 1833 के एक्ट के द्वारा उसे भी कंप्लीटली पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 1833 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगले डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अगला डेवलपमेंट है कि देखो, हम बात कर रहे थे 1773 के एक्ट में, मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स को हमने वहां पर देखा था। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा पहला गवर्नर देखने को मिल रहा था हमें। लेकिन जब हम 1833 के एक्ट के अंतर्गत एक ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी रखा है ऑलरेडी। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो देखो, पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन 1833 के एक्ट के बाद उसको भारत का गवर्नर जनरल बुलाया जाने लगा। तो डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, 73 वाले एक्ट में क्या इसके बारे में जो डेवलपमेंट हुआ था और 33 वाले एक्ट में क्या डेवलपमेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, तो विलियम बेंटिक का नाम आप लेंगे। और जब आपसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाएगा तो आप हेस्टिंग्स का नाम लेंगे वहां पर। ठीक है। तो ये चीज, दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन इस बारे में नहीं होना चाहिए। 1833 की और बाकी के डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर विधि आयोग, यानी कि जो लॉ कमीशन है, इसका गठन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। भारत में जो दास्ता है इसको अवैध करा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में दास्ता को किस अधिनियम के द्वारा खत्म करा गया। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में जो दास्ता है उसको 1833 का जो चार्टर एक्ट है, और उस टाइम पर यह भी पूछ लेता है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा करा गया। तो हमने जैसे अभी देखा कि बेंटिक था, होता है हमारा इस टाइम पर, तो बेंटिक के द्वारा इसको समाप्त करा जाता है। तो बेंटिक के द्वारा और 1833 के एक्ट के द्वारा जो है हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है। दास्ता अवैध कर दी जाती है भारत में, जो दास बनाए जाते थे वो सारी चीजें इलीगल कर दी है। अगला डेवलपमेंट यहाँ पर यह है कि जो मद्रास और बंबई के गवर्नर की विधायिका की शक्ति जो है समाप्त कर दी गई थी। ये एक जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। अगला हम बात करेंगे तो जो गवर्नर जनरल है उसको विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए थे, यानी कि उसको बहुत ज्यादा उसकी पावर में वृद्धि कर दी गई थी।
अगर हम इनमें विधायिका के जो उसे असीमित अधिकार यूं दिए गए थे कि हम कुछ जो एक्ट है, रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो जो पहले पुराने बने कानून होते थे, ठीक है, जो पहले पुराने बने कानून होते थे उनको नियामक कानून बोला जाता था, रेगुलेटरी एक्ट, मतलब जो विधि बोला जाता था नियामक कानून के रूप में। लेकिन जो नए कानून बने होते थे उनको एक्ट बोला जाता था। तो पुराने कानूनों को नियामक कानून और नए कानूनों को एक्ट बोला जाता था। इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ही हम देखेंगे 1833 के एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी है विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि सिविल सर्विसेज, जो कि अब हम लोग जिनके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सिविल सेवा एक खुली प्रतियोगिता आयोजन करने की यहाँ पर सबसे पहले जो हम देखेंगे, ओपन जो कंपटीशन आज के टाइम पे जैसे होता है, तो पहली जो कोशिश है वो 1833 में करी गई थी। लेकिन ध्यान रखना ये कोशिश फेल हो गई थी। तो जब ये सक्सेस हम इसका देखेंगे 1853 में, फिर से चीजें स्टार्ट हमें देखने को मिलती हैं सिविल सेवा की शुरुआत के संदर्भ में, ठीक है। तो 1833 में जो सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता कराने की कोशिश करी गई थी, ये फेल हो जाती है। लेकिन हाँ, पहली कोशिश 1833 के एक्ट में ही हमें देखने, 1853 में ये कोशिश अपना सफलता में आ जाती है वहां पे, ठीक है। और यहाँ एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है उसमें एक चौथा सदस्य ऐड कर लिया जाता है। हमने देखा था ना लास्ट वाले एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें 4 से 3 मेंबर कर दिए थे घटा के। इस वाले एक्ट में 1833 के एक्ट में फिर से एक जो मेंबर है बढ़ा दिया गया, और जो चौथा मेंबर बढ़ाया गया था, यानी कि पहले के बराबरी मेंबर कर दिए गए, और जो चौथा मेंबर बढ़ाया गया था वो विधि सदस्य हमारा होता था, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर सारी चीजें, सारे पॉइंट होने थे इसके रिगार्डिंग में 1833 के एक्ट में हमने सारे देख लिए हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, बस चीजों को एक लर्निंग मोड में रहें आप, कि हाँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिल रहा है। बस चीजों के जजमेंटल मोड में ना रहें कि राइटिंग ऐसी, बस कंटेंट पे ध्यान दें और जो क्वालिटी बनाई गई है चीजों की आप उन पे ध्यान दें, और आप ये देखें कि आपका कितना बेनिफिट हो रहा है, आपका सब्जेक्ट इससे कितना तैयार हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस कितना मिल रहा है, आप कितना रैपिडली चीजों को यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए 1833 का एक्ट हमारा हो गया, अब हम मूव कर रहे हैं 1853 के एक्ट पे, ठीक है। चलो भाई 1853 का चार्टर एक्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम बात करें जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, हम कह रहे थे जो 4 मेंबरों वाली परिषद होती थी, उस परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। और एक नई परिषद का गठन करा गया। यहाँ पर जो नई परिषद होती है उसे भारतीय विधान परिषद के नाम से देखते हैं, ठीक है। तो भारतीय विधान परिषद होती है, इससे जो आज का हमारा संसद है ये पार्लियामेंट की तरह, उस टाइम पर ये पार्लियामेंट की तरह काम करने लगती है, जो कि नई परिषद होती है, ठीक है। अब जैसा हम 33 के एक्ट में देख रहे थे, 33 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि सिविल सेवा से जो जो सिविल सेवा को शुरू करने के लिए जो पहली खुली प्रतियोगिता की कोशिश करी गई थी, जो कि 1833 में फेल हो गई थी, वो खुली प्रतियोगिता शुरू कहाँ होती है, 1853 के एक्ट में शुरू होती है। और इसी संबंध में जो सिविल सेवा के लिए एक मैकाले कमेटी को अपॉइंट करा जाता है। तो ध्यान रखेंगे मैकाले समिति आपकी सिविल सेवा से संबंधित ही होती है। इस संबंध में खुली प्रतियोगिता को कराने के संबंध में मैकाले जो हमारी कमेटी होती है इसको अपॉइंट करा जाता है, ठीक। अगला डेवलपमेंट है इसके बारे में, पहली बार विधान परिषद जो थी उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व वो शुरू होता है, यानी कि जो लोकल लोग हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो हम चौथा सदस्य बता रहे थे, जो कि 1833 में हमारा जो विधि सदस्य हमने चौथा बनाया था, चौथे सदस्य को 1853 के एक्ट के द्वारा परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा उसको 1853 का जो एक्ट है उसके द्वारा दिया गया था। तो ये सारे डेवलपमेंट है, आप इसके संबंध में ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर कर लिए गए सारे पॉइंट। अब इसके अलावा जो एक्ट है इसमें कुछ भी नहीं बचता है। अब कुछ जो आगे के इंपॉर्टेंट हमारे एक्ट है उनके बारे में मूव करेंगे, देख लेते हैं। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारी जो 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सरकार को कुछ कमियां देखने को मिलती है कि भाई हम क्यों ये सारे इतना जो असंतोष था, ये विद्रोह था, ये हमें क्यों देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, और उसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा अब तक तो हम ये देख रहे थे कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1773 से लेकर 1858 तक का जो टाइम पीरियड होता है वहां पर कंपनी का शासन होता है। लेकिन 1857 के विद्रोह को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत का जो सीधा शासन है वो सीधे पूरे शासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया। यानी कि क्राउन, यानी कि जो ब्रिटेन का जो सरकार है उसको क्राउन से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो यानी कि क्राउन या फिर ताज, आपके एग्जाम में कोई भी ऐसे स्टेटमेंट में आ जाए तो क्राउन के हाथ में डायरेक्ट भारत का जो शासन है सीधे चला जाता है। और ध्यान रखना है 1773 में हम बात कर रहे थे कि बंगाल का गवर्नर है वो, जो बंगाल का गवर्नर था उसे कन्वर्ट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि 1833 के एक्ट के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो सॉरी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया, और ऐसा होने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम बात करेंगे जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको कन्वर्ट करके, नाम चेंज करके उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि हम जानते हैं 1857 की जो क्रांति होती है
लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही हमें देखने को मिलती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला वायसराय हमें कौन देखने को मिलेगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब इस संबंध में हम बात करें तो जो हम बात कर रहे थे, जो हमारा हमने पिट्स इंडिया एक्ट में जो हम देखा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी जो द्वैध शासन आ रहा था हमारा 1858 के द्वारा, उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर क्लियरली ये पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये अगर इसको समाप्त कर दिया गया, बीओसी और सीओडी जो रेगुलेटरी बॉडीज थी, इनको अगर समाप्त कर दिया गया, तो अब एक नए पद का सृजन होता है और नया पद बनाया जाता है। भारत का जो राज्य सचिव है, भारत का जो राज्य सचिव है, ये एक नया पद बनाया गया। बेसिकली जो भारत का राज्य सचिव का जो पद होता था, ये जो ब्रिटिश सरकार की जो कैबिनेट होती थी उसका सदस्य होता था, होती थी उसका सदस्य होता था, यानी कि वहां का कैबिनेट मंत्री होता था, जो कि भारत के शासन के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की कैबिनेट के समक्ष, ब्रिटेन की सरकार के समक्ष भारत के शासन के लिए वो जिम्मेदार होता था। अभी जो भारत के राज्य की जो सचिव पद था, ये अपनी 15 सदस्यीय परिषद के साथ काम करता था भारत में, यानी कि ये पूरा इसकी सहायता से काम करता था। ठीक है, और भारत में जो हम देखेंगे, ये सचिव और अध्यक्ष, इनकी सहायता से हमें ये इसका सारी कार्यप्रणाली देखने को मिल जाती है। और 1858 का ही इंपॉर्टेंट वो एक्ट होता है जिसके द्वारा हम बात करेंगे मुगल सम्राट जो है, हम देखेंगे कि 1757 तक तो मुगल सम्राट तक का पद बना रहा था, चाहे नॉमिनली ही सही, भले ही उनके पास कोई शक्तियां नहीं थी, लेकिन वो भी औपचारिक रूप से जो मुगल सम्राट का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो 58 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे, हमने सारे पॉइंट को देख लिया। बस इतनी ही पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज करेंगे, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अगला देख लेते हैं हम 1861 का जो हमारा भारत परिषद अधिनियम है, इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी अधिनियम के द्वारा हम देखेंगे कि कानून बनाने में भारतीयों को थोड़ा सा यहाँ पर आंशिक रूप से शामिल करा जाने लगा, यानी कि भारतीयों का भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा कानून बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट जो 1861 से क्वेश्चन पूछा जाता है वो रहता है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, या तो आपको अपने एग्जाम में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के रूप में लिखा मिले, या आपको पोर्टफोलियो सिस्टम के रूप में लिखा मिले कि भाई भारत में पोर्टफोलियो, जो हम ब्रिटिश शासन में देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, हमने कहां से कौन से एक्ट से लिया है, तो 1861 के एक्ट से आया है। अब मंत्रिमंडल व्यवस्था क्या होती है, आप आज के भी परिप्रेक्ष्य में इसको कंपेयर करके देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सरकार की, हमारी प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद होती है, एक बड़ी जो बॉडी होती है, लेकिन जो कुछ मुख्य मंत्रालय होते हैं वो मंत्रिमंडलों में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल जो कैबिनेट हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको आवंटित करे जाते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, डिफेंस मिनिस्टर हुआ। ठीक है, ऐसे सारे जितनी मिनिस्ट्री हैं वो एक जो है पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं। अब इन्हीं पोर्टफोलियो में हम ये देखेंगे, इसी पोर्टफोलियो जो प्रणाली में हम इनको देखेंगे, तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी इसी एक्ट के अंतर्गत, कि जैसे आज के टाइम पे नहीं देखते कि एक ही मंत्री को कई जो मंत्रालय उनका प्रभार दे देते हैं, तो ये वाली चीज भी हमने 1861 का हमारा जो भारत परिषद अधिनियम है इसी के द्वारा देने को हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि ये जो 1861 के एक्ट के द्वारा हम देखने को मिलेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि कैनिंग के द्वारा मान्यता तो पोर्टफोलियो सिस्टम को ही दे दी गई थी 59 के टाइम पे, लेकिन इसको जब एक्ट के रूप में देखेंगे तो 59 के जो 61 के टाइम पर हमें ये एक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, और पोर्टफोलियो सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि परिषद का जो एक ही सदस्य, जैसे आज के एक मंत्री से कंपेयर करें तो एक ही जो मंत्री है उसको एक से ज्यादा मंत्रालय दिए जा सकते हैं, ये चीज भी थी, तो उस टाइम पर भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। 1861 के जो एक्ट है इसके अंतर्गत हमें एक डेवलपमेंट और कि जो मद्रास और बंबई को स्थायी शक्ति जो है वापस दे दी गई थी, यानी कि इनकी जो विधायी शक्ति होती थी, इनकी जो कानून बनाने की शक्ति थी, हमने लास्ट के जो एक्ट में देखा था वहां पर कि जो उनकी जो शक्तियां छीनी जा रही थी, बिकॉज जो बंगाल की जो बंगाल से ही इन लोगों का कानून होता था और ये बंगाल के अंडर में रहते थे। लेकिन अब जो है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इनको भी शक्तियां दी जा रही थी, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इट्स ऑल अबाउट 1861 का जो हमारा एक्ट है, ये सारी चीजें हमें इसके संबंध में देखने को मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 1892। ठीक है, 1892 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो देखो, केंद्र और प्रांत में विधान परिषद में जो थे, केंद्र और प्रांतों में जो विधान परिषद बनी हुई थी, वहां पर नॉन गवर्नमेंट सदस्य हैं उनकी संख्या में, यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनकी संख्या में वृद्धि करेगी इसके द्वारा, और विधान परिषद के जो कार्य थे वो विधान परिषद के कार्य भी बढ़ाए गए। इंपॉर्टेंट इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछते हैं कि बजट पर बहस करने की और जो एग्जीक्यूटिव के प्रश्नों का उत्तर देने की जो शक्ति है ना, यहाँ पर इनके प्रश्नों का उत्तर देने की शक्ति भी 1892 के एक्ट के द्वारा दी गई थी। तो इन तीनों एक्ट में जितने इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट बन सकते थे, सारे के सारे पॉइंट को हमने देखा है। आपको वेरीफाई करना है तो आप आराम से लक्ष्मीकांत को खोलिए, एक एक पॉइंट को देखिए कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है, आप पाएंगे कि सारी चीजें आपको इजिली, सब सारी चीजें आपको यहाँ पर मिली हुई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा 1909 का अधिनियम, इसको हम जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट। अब इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा हम क्यों जानते हैं, क्योंकि जब जैसा मैंने आपको बताया था जो राज्य सचिव के पद का जो सृजन होता है 1858 में उसका पद का सृजन होता है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि भारत में 1919 वाले टाइम पीरियड यानी जो एक्ट आता है, इसी के अंतर्गत जो लॉर्ड मार्ले होते हैं, ठीक है, जो मार्ले आते हैं वो भारत के राज्य सचिव में देखने को मिलते हैं, जो कि कैबिनेट के, जो ब्रिटेन की कैबिनेट है उसके सदस्य थे हमारे। ठीक है,
तो मार्ले तो राज्य सचिव होते थे और मिंटो जो है लॉर्ड मिंटो थे, वो भारत में वायसराय थे। तो कई बार या तो स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि राज्य सचिव कौन था, मिंटो कौन था, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको, कहीं इन दोनों को ओवरलैप ना करा दे, मिंटो को राज्य सचिव बता दे और मार्लो को वायसराय करा दे। ऐसे ही गुगलियां आती हैं और उनसे आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्ले राज्य सचिव होते हैं, मिंटो वायसराय होते हैं, तो कहीं क्रॉस ना बता दे आपको फंसाने के लिए। ठीक, ये चीज देख ली। अब हम देखेंगे विधान जो चर्चा करने के कार्य थे उनको बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी कि जो हम जैसे हमारी संसद कार्य करती है तो चर्चा बहस ये सारी चीजों होके हम अपनी कार्रवाई देखते हैं संसद में, तो उस टाइम पर भी जो विधान परिषद होती है वहां पर भी उसके जो चर्चा के कार्य होते हैं उनको सबको बढ़ा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो जैसे प्रश्न पूछना, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछने की बात करें, अनुपूरक प्रश्न यानी कि मान लीजिए एक मंत्री ने दूसरे व्यक्ति से कोई एक जो संसद का सदस्य है उसने किसी मंत्री से क्वेश्चन पूछा, अब उसी प्रश्न को पूरा बनाने के लिए या फिर उसी की क्रॉस क्वेश्चनिंग में अनुपूरक प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रावधान दिया गया 1909 के एक्ट के द्वारा ही दिया गया था। बजट पर संकल्प रखना ये भी इसी के तहत मिला गया था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रावधान ये मिलेगा हमें इसके द्वारा कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और उसकी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का मौका मिला है। यानी कि वायसराय की परिषद में कौन सम्मिलित होता है, ऐसा होने वाले हमारे पहले भारतीय व्यक्ति मिलते हैं एसपी सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी ऐसे हमारे पहले व्यक्ति होते हैं, चाहे तो आपको एसपी सिन्हा मिल जाए आपके एग्जाम में ऑप्शन में, चाहे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मिल जाए आपके ऑप्शन में, किसी भी रूप से आपसे पूछ लिया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस चीज का वहां पे ध्यान रखना है। अगला हम देखेंगे सदस्य परिषद की, जो हम बात करेंगे, जो मतलब एसपी सिन्हा होते हैं पहले सदस्य बनाए गए थे भारतीय ये जो परिषद में, ऐसे पहले भारतीय थे और इनको विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, विधि सदस्य जैसा हम देख रहे थे वहां पर पहले 3 जो हमारे सदस्य होते थे, तो चौथा जब वृद्धि करी थी तो वो चौथा वृद्धि विधि सदस्य की हुई होती है वहां पर, आप उसे इससे लिंक कर सकते हैं। एक इस एक्ट का जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे बार बार ज्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में क्या था कि 1909 का जो अधिनियम आता है, इसी अधिनियम के द्वारा जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली होती है उसको जन्म दिया जाता है। यानी कि मुसलमानों के लिए जो मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि इनके लिए जो निर्वाचक मंडल है उसको अलग कर दिया गया। नॉर्मल जो इलेक्शन होता है उसकी तरह इनका इलेक्शन नहीं होना था। एग्जाम में सिंपल सा यही पूछा जाता है कि मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल की जो रूपरेखा देखने को मिलती है वो हमें कौन से अधिनियम के तहत देखने को मिलती है, 1909वें अधिनियम का जो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान था, आपको इसको भूलना नहीं किसी भी हाल में। तो इसी संबंध में जब सांप्रदायिक जो हमें प्रतिनिधित्व मुस्लिमों के लिए देखा जाता है, तो लॉर्ड जो मिंटो होते हैं उस टाइम पर वायसराय होते हैं भारत में, तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। उसकी वजह यही है, सांप्रदायिकता इसीलिए तो फैली कि भाई अब हिंदुओं का जो इलेक्शन होगा वो अलग तरीके से होगा, मुसलमानों तरीके से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो निर्वाचन प्रणाली है वो शुरू कर दी गई। तो क्योंकि भारत में उस टाइम पर इनके द्वारा जो वायसराय होते हैं लॉर्ड मिंटो होते हैं, तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में सिंपल सा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भाई सांप्रदायिकता के जो जनक हैं किनको माना जाता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मिंटो मिल जाएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट में मिंटो का नाम डाल के या फिर किसी और का नाम डाल के सही और गलत के रूप में पूछ लेगा। थोड़ा लेंदी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से हमें देखने को मिलेगा हमारा 1919 का अधिनियम। चलो 1919 के अधिनियम के बारे में बात करेंगे तो 1919 का अधिनियम आता है हमारा, लेकिन लागू कब से होता है तो 1921 वाले टाइम से लागू होता है। और जिस तरह से हम 1909 के एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, हम जो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बात कर रहे थे 1909 के अधिनियम के में, तो हम 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू हम देखेंगे वहां पर जो राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड यहाँ पर जो हमें वायसराय देखने को मिलेंगे, तो दोनों के नाम को कंबाइन करके जो रिफॉर्म इनके नाम पर हम ये देखने को मिल रहा है। अब 1919 का जो अधिनियम होता है इसमें क्या क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, उन डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर केंद्र सूची और राज्य सूची इन दोनों का निर्माण करा गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में ये चीज हमारे आज भी आपको एग्जिस्टेंस में मिलेगी। देखो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 12 अनुसूचियों में बना हुआ है। जो 12 अनुसूचियां उनमें जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उनमें 3 लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहली लिस्ट आपको मिलेगी सेंट्रल लिस्ट, यानी कि जिसे हम संघ सूची या केंद्र सूची भी कहते हैं। उसमें उन विषयों को शामिल करा गया है जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अगली अगर लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो हमें स्टेट लिस्ट या फिर राज्य सूची देखने को मिलेगी। उसमें वो विषय डाले गए हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई, जैसे पुलिस के बारे में बात करें, भूमि के बारे में बात करें, कानून व्यवस्था बात करें, स्वच्छता के बारे में बात करें, जेल के बारे में बात करें, तो ऐसी सारी चीजें स्टेट के अंतर्गत आएंगी। एक तीसरी जो सूची आती है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, वो आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संवर्ती सूची। इसका मतलब क्या होता है, तो भाई संवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जो मतलब जिसमें उसमें वो सब्जेक्ट डाले जाते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलती है। और एक चीज आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, मान लीजिए किसी एक ही विषय पर अगर केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य ने भी कानून बना दिया, अब इन दोनों में विवाद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बन रही है, तो इस टाइम पर हम देखेंगे कि हमारी जो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून है वो हमें डोमिनेट देखने को मिलेगा। बिकॉज हमारे जो भारत में संघीय व्यवस्था में हमने जो मॉडल अपनाया है वो कनाडा से मॉडल लिया है, और वहां पर हम जानते हैं कि हमारी जो संघ सरकार है
वो थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेंट रहती है, उसको ताकत ज्यादा मिलती है। तो आप इस तरह से जो कॉन्सेप्ट के साथ अपना वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र सूची, राज्य सूची यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और जो राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण है वो हमें कम दिखाई देने को मिलता है, यानी कि यहाँ भी हम डिसेंट्रलाइजेशन जैसी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रांतों के विषय, जैसे हम देखेंगे ना राज्य सूची और केंद्र सूची में हमने ये जो बंटवारा करा, तो जो प्रांतीय विषय थे हमने इनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड करा। हमने इनको हस्तांतरित और जो आरक्षित है ना, रिजर्व और जो हस्तांतरित है, इन दो के रूप में बांटा। दोनों से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट में ज्यादातर क्वेश्चन आने की इसमें संभावना रहती है इस तरीके से। तो जो हस्तांतरित विषय रहते थे उनमें जो शासन करा जाता था वो गवर्नर के द्वारा शासन करा जा रहा था, और जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी जो मंत्री होते थे उनकी सहायता से गवर्नर के द्वारा उसमें जो है शासन करा जाता था। और जो आरक्षित विषय होते थे गवर्नर द्वारा कार्यपालिका की जो कार्यपालिका परिषद की सहायता से उस पर जो है शासन करा जाता था, और जो विधान परिषद को उत्तरदायी नहीं होते थे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगेन हमें देखने को मिलेगी कि हस्तांतरित और आरक्षित दो तरीके से जो शासन करा जा रहा था, तो यहाँ पर इसको बोला गया कि शासन की दोहरी व्यवस्था, इसका जन्म हमें देखने को मिलता है 1919 के टाइम पीरियड पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक और इसके बारे में एक प्रावधान देखने को मिलेगा कि पहली बार द्विसदनीय जो व्यवस्था देखने को हमें मिलती है, यानी कि जैसे आज के टाइम पर अगर हम पार्लियामेंट में देखें द्विसदन, यानी कि दो सदन, एक हमारा लोकसभा एक हमारा राज्यसभा, तो 1919 के अधिनियम के टाइम पर भी हमें द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। ये जो देखो कीवर्ड्स है ना, एक एक कीवर्ड से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जब आप इनको पढ़ लेंगे तो इनके रिलेटेड आप कितने भी चाहे क्वेश्चन लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है वो भी हमें 1919 के एक्ट के द्वारा ही हमें देखने को मिलती है। और जो वायसराय की परिषद की 6 मेंबर में से 3 मेंबरों का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा, यानी कि अब जो आधे मेंबर होंगे 6 मेंबरों में से जो आधे 3 मेंबर होंगे उनका भारतीय होना जरूरी है, ठीक। उसके बाद हम देख रहे थे 1909 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की बात करी गई थी। 1919 के एक्ट में उससे भी आगे बढ़ के एक काम करा गया कि चाहे जो यूरोपीय लोग थे, जो सिख लोग थे, जो ईसाई थे और जो एंग्लो इंडियन लोग थे, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में कर दी गई। दोनों को आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि 1909 का जो एक्ट होता है तो उसमें तो सिर्फ जो मुस्लिम लोग थे उन्हीं के लिए पृथक निर्वाचन की बात करी गई थी, लेकिन चाहे आपके जो सिख लोग हो जाए, ईसाई हो जाए, एंग्लो इंडियन हो जाएं, इनके लिए जो पृथक निर्वाचन की बात करी जाएगी वो 1919 के अगले एक्ट में बात करी जाएगी, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सीमित मताधिकार की व्यवस्था करी गई 1919 के एक्ट के तहत। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि सीमित मताधिकार की व्यवस्था, सीमित मताधिकार के सीमित मत करने का वोटर कार्ड जो राइट दिया गया था कौन से अधिनियम से दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1919। अब सीमित मताधिकार में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए संपत्ति कर यानी कि जो अपना एसेट्स पर जो बंदा टैक्स देता था उन लोगों को मत का अधिकार दिया गया। शिक्षा को एक आधार बनाया कि इतने जो लोग शिक्षित होंगे उनको वोट देने का राइट होगा, ठीक है। और जो हम बात करेंगे ये जो सारे ऐसे सीमित अधिकार हमें जो वोटिंग राइट हमें लिमिटेड वे में यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी के अंदर। अगला अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो लंदन में जो भारत का उच्चायुक्त कार्यालय है इसका भी गठन हमें देखने को मिलता है। लंदन में भारत का जो उच्चायुक्त कार्यालय है इसका जो है गठन देखने को मिलेगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट पीएससी का गठन यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन देखने को मिलता है हमें 1919 के अधिनियम के द्वारा। पब्लिक सर्विस गठन का हमें देखने को मिलेगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। लेटर ऑन जब हम आगे डेवलपमेंट में देखेंगे तो देखेंगे 1926 में जिसे हम बात करते हैं केंद्रीय पीएससी यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसका गठन हमें देखने को मिलता है। यानी कि पहले ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, अब बाद में हम 35 वाले टाइम पे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि हमारा यूपीएससी यही था। 1926 के टाइम पर अगर केंद्रीय पीएससी करके पूछ ले या फिर केंद्रीय लोक सेवा करके पूछ ले तो आपको 1926 के साथ जाना है, और ये 1919 में पीएससी के गठन के साथ, यानी कि 1919 से एक बैकग्राउंड बनता है हमारे यूपीएससी के बनने का कि पहले तो लोक सेवा आयोग के गठन की बात करी गई, फिर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात करी गई, और लेटर ऑन में 1935 में देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात हो जाती है। तो बैकग्राउंड से लेके और लेटर ऑन डेवलपमेंट तक आप ध्यान रखेंगे, इसको कनेक्ट करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। एक लास्ट डेवलपमेंट उसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि पहली बार केंद्र और राज्य जो बजट है इनका हमें सेपरेशन देखने को मिलता है। तो 1919 का अधिनियम थोड़ा लंबा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक एक चीज है, सारी चीजें आपको कीवर्ड में मिल रही हैं, बार बार आपको बस इन्हीं को रिवाइज करना है, क्वेश्चन डेफिनेटली आपके हिट होने वाले हैं। 19 के बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारा आता है अगला कि जो हमारा साइमन कमीशन है। हम जब भारतीय अपना इतिहास पढ़ते हैं, आईएनएम पढ़ रहे होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हम वहां भी देख रहे होते हैं कि साइमन आयोग आता है। साइमन आयोग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1927 में हमारा जो साइमन आयोग है ये आता है, और नए संविधान में जो नए संविधान की भारत में स्थिति जानने के लिए साइमन आयोग का गठन करा जाता है। हम देखेंगे कि ये 7 सदस्य होता है ना, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जितने भी इसके सारे सदस्य होते हैं सारे ब्रिटिश से होते हैं, और हम देखेंगे भारत में इनको जो काले झंडे दिखाए गए थे या फिर भारत में इनका जो विरोध करा गया था उसका कारण ही एकमात्र यही था कि सारे जो सदस्य थे इसमें
वो जो है ब्रिटिशर्स थे, एक भी इसमें भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। तो 27 में हमारा साइमन कमीशन आता है, 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और रिपोर्ट इन्हीं की जो हम ध्यान रखेंगे, इसी के बैकग्राउंड में अपने चीजों को इंटरकनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। 27 में गठन हुआ, 1930 में रिपोर्ट देता है, और 1930 में इसकी जो रिपोर्ट आई है, इन्हीं रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हम गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, जो कि इंग्लैंड में आयोजित हुए थे, तीनों जो पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों गोलमेज सम्मेलन। अब ये जो 1930 में जो रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी उसमें इन्होंने क्या क्या बात बोली थी, तो उन चीजों को हम देखेंगे। तो वहां पर बात बोली गई थी कि द्वैध शासन की स्थापना करी जाए भारत में, जो कि आपको पहले पॉइंट पे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा बोला गया था राज्यों में जो गवर्नमेंट है उसका विस्तार करा जाए, यानी कि राज्यों में जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको बढ़ाया जाए, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना करी जाए, और सांप्रदायिक निर्वाचन उसको भी कंटिन्यू रखा जाए। तो ये कुछ अहम सिफारिशें थी इस रिपोर्ट में, जो कि साइमन कमीशन में आती है। उसके बाद एक अगला डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट, सांप्रदायिक अवार्ड, या फिर जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी बोल देते हैं, नाम से आता है। यहाँ पर जो सांप्रदायिक पंचाट भी कई नामों में से बार बार आता है। तो ध्यान रखेंगे अगस्त 1932 में ये आता है बाई पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि ब्रिटिश जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटिश के उस टाइम पर। और बेसिकली इनके बारे में बात करें तो इनके द्वारा सांप्रदायिक आधार पर एक निर्वाचन की व्यवस्था लाई गई थी। यहाँ पर अब हम देख रहे थे 1909 में, मैंने आपको बताया था कि 1909 में हमने सांप्रदायिक आधार पर जो इस्लामिक लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन की बात करी थी। 1919 में हमने देखी थी कि एंग्लो इंडियन हैं, सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचन की। इसमें उससे भी एक्सट्रीम जाके क्या करा गया कि 1932 में जो सांप्रदायिक अवार्ड आता है उसके अंतर्गत जो दलितों के लिए, यानी कि अब हिंदुओं में भी दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की बात करी गई। गांधी जी को बड़ा गहरा आघात लगा ऐसे, और गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी उस टाइम पर जो यरवदा जेल में बंद होते हैं, ठीक है, हम देख रहे होते हैं आईएनएम की लड़ाई में, गांधी जी उस टाइम पर यरवदा जेल में बंद थे, और इसी के विरुद्ध में गांधी जी ने जो है आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने इसको खारिज करने की मांग करी। इसके संबंध में हमें देखने को मिलता है पूना समझौता, ठीक है। पूना समझौता अगर हम देखने को मिलेगा तो 32 में इसी के विरोध में आता है, मतलब विरोध में क्या है, इसी को टैकल करने के लिए आता है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता होता है, और इन दोनों के बीच में यह सहमति बनती है कि दलितों के लिए हम पृथक निर्वाचन नहीं लेंगे, बशर्ते उसकी जगह पर हम ऐसा करेंगे कि जो सीटों का रिजर्वेशन है दलितों के लिए, पृथक निर्वाचक की बजाय, पृथक निर्वाचक मंडल की बजाय जो सीटों का रिजर्वेशन है उसको, उसमें जो सीटों की संख्या है दलितों के लिए उसको बढ़ा देंगे। तो यही चीज करी गई थी और इसी चीज को अडॉप्ट करा गया था। तो इस तरह से सांप्रदायिक जो पंचायत आता है हमारा, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते भी है यहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इवन अभी हमारा जो प्रेजेंट में हमारा जो भारत का जो हमारा संविधान है उसमें भी बहुत सारी चीजें हमने अपने से ली है 1935 का जो अधिनियम है, ठीक है। तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है सिंपल सी कि इस अधिनियम के अकॉर्डिंगली भारत में मतलब कई नाम दे देगा, अखिल भारत संघ, भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऐसे करके दे देगा, अलग अलग नाम दे देगा। एमपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात करी गई थी 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सूचियों की बात करी थी हमने, हम पुराने एक्ट में देख रहे थे कि वहां पर संघ सूची और राज्य सूची की बात करी गई थी। यहाँ पर जो हम बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती, इन तीनों तरह की सूची हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, अवशिष्ट, अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्ति किसको बोलेंगे हम, यानी कि कुछ ऐसी पावर, देखो तीनों सूची हमने को देखने को मिली। हमने बात करी संघ सूची के बारे में, जिन पर कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार। हमने बात करी राज्य सूची के बारे में, उन पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार। हमने बात करी संवर्ती सूची के बारे में, उस पर कानून कौन बनाएंगे, दोनों कानून बनाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र का कानून डोमिनेट करेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा विषय आ जाता है जो कि तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है, उस विषय का किसी तीनों सूचियों में से किसी में भी वर्णन नहीं करा गया है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर कानून भी जो है केंद्र सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान में जो है दी गई है केंद्र सरकार को। इससे भी आप, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कनाडा का जो संघीय मॉडल है। क्यों, क्योंकि वहां भी अवशिष्ट शक्तियां दी गई है केंद्र सरकार को। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार को हमने अपने संघीय मॉडल में ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये चीज हमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अवशिष्ट शक्तियां यहाँ पर देखने को मिलती है उस टाइम पर 1935 के एक्ट में जो है वायसराय को। आज के टाइम पर हम भले केंद्र सरकार को देख रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर, उस टाइम पर जो अवशिष्ट शक्तियां होती थी वो वायसराय को देखने को मिलती है हमें 1935 के एक्ट में। अगला हम देखेंगे प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली चली आ रही थी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करा गया और केंद्र में द्वैध शासन जो प्रणाली होती है उसको शुरू करा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना है कि प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली है इसको समाप्त कराया 1935 के एक्ट के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू कराया 1935 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। और राज्यों में जो उत्तरदायी गवर्नमेंट है इसकी स्थापना की भी बात करी गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा। अगला अगर हम देखेंगे तो जो दलित हुए, महिला हुई, मजदूर वर्ग हुए, इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें लाने की बात करेगी। और अगर हम बात करें तो 1858 के द्वारा जो बनी परिषद होती थी, ठीक है, भारत में भारत की जो परिषद बनी गई थी, जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो भारत का जो राज्य सचिव है जिसकी सहायता से वो काम करता था भारत में,
उस परिषद को समाप्त कर दिया गया 1935 का जो एक्ट आता है इसके द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि जो मताधिकार थे, हम लास्ट वाले एक्ट में देख रहे थे कि जो मताधिकार था हमारा वो सीमित दिया गया था, यानी कि संपत्ति कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। लेकिन हम 1935 के एक्ट में देखेंगे कि जो मताधिकार है उसका विस्तार करा गया और 10% से उसको जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान एक ये है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही हमें आरबीआई की स्थापना देखने को मिलेगी, यानी कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। लेटर ऑन हम देखेंगे कि 1949 वाले टाइम पीरियड पर तो उसका जो है नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, लेकिन इसकी स्थापना हमें 1935 के द्वारा, एक्ट के द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही हम जो बात कर रहे थे, देखो 1919 का जो एक्ट था उसमें हमने बात करी थी कि लोक सेवा आयोग के गठन की बात करी थी, ना कि संघ लोक सेवा आयोग था। 1919 के एक्ट में एग्जैक्टली बोली गई थी कि लोक सेवा आयोग का गठन करा जाएगा, और 1926 में हमने देखा था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करा जाने की बात करी गई थी वहां पर। ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम पर जो यूपीएससी है इसकी स्थापना हमें 1935 के एक्ट के रूप में देखने को मिलेगी, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर, जो कि आज का यूपीएससी हमारा। उसी प्रकार से राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है वो भी 1935 के द्वारा है। उसी प्रकार से जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बल्कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, हम जब जानते हैं कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन उसके लिए स्टैब्लिश करे जाते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भर्ती करवाने के लिए संसद के पास प्रस्ताव भेजा जाए कि भाई हमें ज्वाइंटली भर्तियां करानी, एग्जाम कंडक्ट कराने, तो आप उसके लिए एक जेपीएससी यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन करना है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के एक एक्ट के द्वारा जेपीएससी को बनाया जाता है। ठीक है, जो संसद है हमारी उसके द्वारा। ठीक, उसी तरह से 1935 के एक्ट में हमारा 37 में एक संघीय न्यायालय है, उसकी स्थापना में देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना है, संघीय न्यायालय को आप आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह अंतिम यानी कि अपील का अंतिम न्यायालय ना मान लें। अगर आज आप बात करेंगे तो आज अपील का जो अंतिम न्यायालय होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन अब उस टाइम पर भी अगर मैं आपको संघीय न्यायालय की बात कर रहा हूं तो आप जो अपील का अंतिम न्यायालय उस टाइम पर संघीय न्यायालय नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल के पूछा जाता है, तो वहां पर जो अपील का अंतिम न्यायालय होगा वो प्रीवी काउंसिल होगा वहां पर उस टाइम का। ठीक है, तो अंतिम जो अपील दायर करी जा रही थी उस टाइम पर वो प्रीवी काउंसिल थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ये जो प्रावधान है इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेंगे, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला जो प्रावधान होता है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1947 का हमारा जो एक्ट है, लास्ट बचा हुआ हमारा, इसके बारे में। ये कह रहा है हमारा भारतीय संविधान अधिनियम, जो स्वतंत्रता अधिनियम होता है 1947 का, और हम बात करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम पर इटली होते हैं, उनके द्वारा इसकी घोषणा करी जाती है, यानी कि उसी टाइम पर इटली के टाइम पर ही हमारा देश आजाद हो रहा होता है। बात करेंगे तो इसमें क्या बात करी गई थी, इसने स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की बात करी गई थी, यानी कि स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होंगे, यानी कि हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा। और विभाजन की बात करेगी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के विभाजन की हम बात कर रहे होते हैं, जो जिन्ना के द्वारा जो जिद करी जा रही थी। लेटर ऑन हम सारे जो डेवलपमेंट्स देखते हैं अपने आईएनएम वाले टाइम पे। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो 1858 के एक्ट में जो वायसराय के पद का सृजन करा गया था, इस वायसराय के पद को खत्म करके फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया जाएगा। हम देखेंगे सी राजगोपालचारी उस टाइम पर उनको जो है गवर्नर जनरल भारत में बनाया जाएगा। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल होंगे ये अपॉइंट करे जाएंगे क्राउन के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश जो शासन होगा, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा। ठीक है, और उसी के बाद 1947 के एक्ट के द्वारा ही जो हमारे देश को जो संविधान निर्माण बनाने की शक्ति दी गई। हम देखेंगे उसके बाद जो है हमारा जो हम देख रहे होंगे हम कि जो संविधान सभा के द्वारा हम अपना संविधान का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, भारत के सचिव का जो पद देख रहे थे हमारा, वो भी समाप्त कर दिया गया यहाँ पर, और जो रियासतों को स्वतंत्रता भी दी गई। रियासतों को स्वतंत्रता ये मिली कि भाई हम 2 देशों का विभाजन हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान और भारत, आप लोग स्वतंत्र हो। रियासतों को ये बात बोली गई, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप इंटरेस्टेड हो तो आप भारत के साथ जा सकते हैं, वहां पर अपना मर्जर कर सकते हैं। आप अगर इसलिए भी मतलब इंडिपेंडेंट हो कि आप चाहो तो आप पाकिस्तान के सभी साथ जा सकते हैं। ज्यादातर जो रियासतें थी वो देखेंगे हमने कि जो पटेल साहब है, नेहरू जी हैं, उनकी सूझबूझ के द्वारा हमने भारत में उनको मिलाया है। 3 सिर्फ ऐसी जो रियासत थी हम जिनके बारे में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर हुआ जिसको हमने विलय पत्र के द्वारा बाद में शामिल करा, जूनागढ़ था, ठीक है, वहां पर हमने जनमत संग्रह के द्वारा उसको शामिल करा भारत में, और जो हैदराबाद है उसको हमने ऑपरेशन पोलो की जो पुलिस कार्रवाई होती है उसके द्वारा भारत में शामिल करा था। तो इस तरह से रियासतों के शामिल करने की हमने बात करी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो अंतरिम गवर्नमेंट होती है, अंतरिम गवर्नमेंट का गठन होता है जब तक कि हमारा संविधान नहीं बन जाता, तब तक के लिए अंतरिम गवर्नमेंट का गठन करा गया। इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि जब तक हमारा संविधान पारित नहीं हो जाता, हमारी अपनी नई गवर्नमेंट नहीं बनती, तब तक उस टाइम को चलाने के लिए अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना करी गई थी। तो अंतरिम गवर्नमेंट के जितने भी सदस्य थे वो वायसराय की परिषद के सदस्य थे, और नेहरू इस परिषद के उपाध्यक्ष मिल जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे एक्ट थे, सारे के सारे एक्ट्स के द्वारा हमने सिनॉप्सिस के द्वारा आपने देखा कितनी जल्दी, कितनी रैपिडली हमने पूरे अपने एक लक्ष्मीकांत के एक जो पूरा बड़ा चैप्टर है उस चैप्टर को निपटा लिया। ठीक है, आपको अगर इस चीज को वेरीफाई करना है, आपको क्रॉस चेक करना है तो आराम से जाएं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेजे दे रहा हूं वहां पर, और वहां पर आप जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको उसकी लिंक जो है मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
वहां पर आप पीडीएफ को खोल के बैठे और आप लक्ष्मीकांत को लेके बैठे, वहां पर आप देखेंगे, तब आप मैच करो दोनों चीजों में कि क्या वाकई में सही मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें लक्ष्मीकांत की ही चीजें हैं कि नहीं। तो एक एक 1 to ऑल सारी चीजें वही दी गई हैं इसमें, खुद मैंने बनाया। एक बहुत लंबे टाइम की एक प्रोसेस होती है, बहुत आसान नहीं होता इन चीजों को बनाना, एक इतनी मोटी बुक को कंपाइल करना, मतलब इट टेक्स टू मच हार्ड वर्क, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वक्त लगता है ऐसी चीजों में। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप इसका फायदा उठाएं। आपको पसंद आए तो अपना जो रिव्यू है उसको कमेंट में जरूर ड्रॉप करें और पूरी सीरीज को फॉलो करें। अभी तो आपको ये पॉलिटी के दिए जा रहे हैं, लेटर ऑन हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे जो इकोनॉमी है उसका कंटेंट भी बन रहा है। तो इस तरह से हम सारे जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो सारे आपको मतलब बने बनाए मिलेंगे और बहुत ही ईजी आपके लिए रिवीजन होगा। ट्रस्ट मी कि पूरी पॉलिटी को आप जब एंड ऑफ द डे पूरी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, एंड ऑफ द डे आप पूरी लक्ष्मीकांत को एक दिन में रिवाइज करने में कैपेबल होंगे, ठीक है। तो आज के सीरीज में, इस वीडियो में आज के लिए काफी इतना ही है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।